ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास में टेस्ट दिए थे, आई थिंक मेरा साउंड वगैरह सब कुछ सही होगा। स्क्रीन साउंड सब सही होगा। जी सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। पहला है कि नेट इंटरेस्ट इनकम इज, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेट क्या होता है? जी। ग्रॉस हुँ, ग्रॉस जो आता है उसमें से हम लोग समथिंग लेस कर देते हैं तो मेरा नेट आ जाता है। जी सर। तो यहाँ पे तो है नहीं कुछ ऐसा। इंटरेस्ट जी, अर्न जी। ऑन एडवांस पे केवल इंटरेस्ट अर्न है, मतलब केवल पैसा आया है। तो यहाँ से नेट ग्रॉस तो कुछ मालूम चल नहीं रहा है। फिर इंटरेस्ट ऑन ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ से भी नेट कुछ मालूम चल नहीं रहा है। नेट का मतलब कुछ ना कुछ आप माइनस कीजिएगा तब मालूम चलेगा कि हाँ नेट ये हुआ। टोटल इंटरेस्ट अर्न ऑन एडवांस एंड इन्वेस्टमेंट, अब टोटल अर्न हुआ है मतलब ये तीनों क्वेश्चन में सिर्फ मालूम चल रहा है कि पैसा आया है। इसमें से कुछ यस सर। डिडक्शन की कहीं कोई बात ऐसी नहीं हो रही है। चौथा में क्या कि डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न एंड इंटरेस्ट पेड है। तो ये आपका नेट हो जाएगा, समझ में आया ना। पहला का जी, जी आंसर डी सर। है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत मतलब ये कॉमन सेंस हुँ, का आंसर है, इसको रिस्क मैनेजमेंट से कोई लेना देना है नहीं। जी। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज ए टाइप ऑफ, अब इंटरेस्ट रेट रिस्क कहाँ पे आपको मिलेगा बताइए। मार्केट रिस्क में मिलेगा, सिंपल सी बात है। मार्क मार्केट रिस्क में, जी सर। क्रेडिट रिस्क में इंटरेस्ट रेट रिस्क टाइप का कोई चीज तो होगा नहीं। ऑपरेशनल रिस्क में हुँ, इंटरेस्ट रिस्क होगा नहीं। ठीक है ना। तो हुँ, इंटरेस्ट रेट रिस्क कहाँ मिलेगा आपको? मार्केट रिस्क में मिलेगा। मार्केट रिस्क। ठीक है। मतलब जो आपका बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता बढ़ता रहता है, शेयर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटता बढ़ता रहा है, तो वही तो इंटरेस्ट है। जनरली जो ट्रेजरी मैनेजमेंट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है तो प्रॉफिट के लिए करती है, और यही प्रॉफिट जी, उसको अप एंड डाउन के रूप में मिलता है मार्केट से। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क एराइजेज फ्रॉम, ऑपरेशनल रिस्क हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है? तो इंटरनल सॉरी इनएडिक्वेट और फेल्ड इंटरनल, इंटरनल हाँ, प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे संभावना है जी। कि फेल हो गया है या इनएडिक्वेट है। इसके वजह से पीपल एंड सिस्टम भी है। लोग भी जो है जी। कभी कभी बैंक एम्प्लॉय फ्रॉड कर दे रहे हैं, बहुत जगह सुनने को मिल रहा है। या सिस्टम में भी पैसा इधर से उधर हो सकता है, मे बी किसी गलत बटन प्रेस हो गया या नेफ्ट कहीं और हो गया। हुँ, एक्सटर्नल इवेंट ये भी एक कारण हो सकता है, जैसे कि सुनामी वगैरह अगर आता है तो हुँ, कोई बिल्डिंग मान लेते हैं बर्बाद होता है, और उसमें अगर बैंक का बिल्डिंग है तो हो सकता है कि कंप्यूटर वगैरह जो है बहुत नुकसान हो जाए या और सभी फाइल नुकसान हो जाए। तो एक्सटर्नल जी। इवेंट भी एक कॉज है आपका ऑपरेशनल रिस्क का। लेकिन जो चौथा कारण है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ? डिफॉल्ट का मतलब हुआ कि ये होना ही होना है। डिफॉल्ट का हुँ, मतलब हुआ हुँ, कि होना, ये चीज होना ही होना हुँ, है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि पार्टिकुलर चीज होगा ही होगा। जैसे कि जी। 2+2 ऑलवेज जो है 4 होगा, तो ये बाय डिफॉल्ट 4 ही होगा। तो अच्छा। ऑपरेशनल रिस्क कभी बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, नहीं तो उसको सुधार लिया जाता है ना। जी, जी। हाँ, ऑपरेशनल रिस्क कभी बाय डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता, नहीं तो उसको सुधार लिया जाता। इसीलिए इसका आंसर जी, ए बी एंड सी हो जाएगा। ए बी सी एंड आपका सी में है। इसका आंसर सी हो जी, जाना चाहिए। तीसरा का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जी, जी। अ बैंक एक्सपेक्ट्स फॉल इन प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी, मैंने बैंक जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि सिक्योरिटीज का प्राइस जो है वो नीचे गिर सकता है। गिर रहे। इफ इट सेल इट इन द मार्केट, मैंने अगर मार्केट में सेल करेगा तो नीचे प्राइस गिर सकता है। व्हाट इज द रिस्क दैट बैंक इज फेसिंग? तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर इस नीचे गिर रहा है तो ऑपरेशनल रिस्क तो किसी भी हालत में नहीं होगा। हुँ, अब यहाँ पे मार्केट रिस्क हो सकता है, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड बात है इसलिए मार्केट रिस्क है। एसेट लिक्विडेशन रिस्क एंड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क,
मार्केट लिक्विडिटी रिस्क किसे कहते हैं, पहले मुझे ये बताइए कि अगर मार्केट में पैसा की कमी है तो दिस इज कॉल्ड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क किसे हम्म, कहेंगे, अगर बैंक में पैसा की दिक्कत है, बैंक में पैसा की अगर कमी है तो उसको हम लोग लिक्विडिटी, सिंपल लिक्विडिटी रिस्क कहेंगे। लेकिन अगर ओके। मार्केट में पैसा की प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग मार्केट लिक्विडिटी रिस्क कहेंगे, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन के समय आपका हुआ था। तो जी। मार्केट में तो ऐसा कुछ नहीं लिख रहा है कि मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट नहीं लिक्विडिटी में चेंज हो रहा है, ऐसा कहीं सेंटेंस से मालूम नहीं चल रहा है, इसलिए ये डीवी होने की संभावना नहीं है। अब मार्केट रिस्क तो बहुत बड़ा है, मार्केट रिस्क में तो बहुत सारे फॉरेक्स रिस्क है, आपका मार्केट लिक्विडिटी रिस्क है, बहुत सारे मार्केट रिस्क का में इंटरेस्ट रेट रिस्क है। तो इस सेंटेंस से स्पेशली ये कह रहा है कि एक पार्टिकुलर उसके पास सिक्योरिटी है ना, ये सिक्योरिटी मतलब पार्टिकुलर एक शेयर है या बॉन्ड डिवेंचर है, इसको प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एसेट लिक्विडेशन रिस्क। मतलब उस एसेट में प्रॉब्लम है, उसका जो है प्राइस में प्रॉब्लम है। व्हाट इज द रिस्क दैट बैंक इज फेसिंग, समझ में आ रहा है ना, कि इसका प्राइस जो है वो गिर जाएगा, इसमें प्रॉब्लम है। इसलिए चौथा क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, टाइम डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट तो कोई खास नहीं है, टाइम डिपॉजिट का मतलब हुआ कि कुछ समय के लिए वो डिपॉजिट कर रहा है, म्यूचुअल फंड में कुछ समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बस इस सेंटेंस से इतना जी। ही मालूम चलता है। तो म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा जो है ना मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, हालांकि म्यूचुअल फंड का हम क्लास लेंगे, आपका पैसा हम्म, मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। और मार्केट का नाम जैसे ही आप सुनिएगा वैसे आप रिस्क, ये वर्ड ऐड हो जाएगा। अब ये रिस्क बहुत सारे चीजों में हो सकता है, जीरो रिस्क बिल्कुल नहीं होगा। मार्केट का मतलब है रिस्क, मतलब जीरो रिस्क तो बिल्कुल नहीं, लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, हाई हो सकता है, ठीक है ना। तो जी। अब यहाँ पे एनालिसिस कीजिए कि इसमें से क्या होगा, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, तो पहला नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा। जी। अब मीडियम एंड हाई, तो म्यूचुअल फंड अगर आप बढ़िया से जानते ही होंगे तो म्यूचुअल फंड में हम्म, बहुत सारे अलग अलग फंड होते हैं, जैसे कि आपका इक्विटी फंड होता है, इक्विटी जी। फंड होता है, बैलेंस फंड होता है, डेप्ट फंड होता है। बिल्कुल। बैलेंस फंड में कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ पैसा डेप्ट में जाता है। जी। इसके बाद से लिक्विडिटी होता है, इसके बाद से बहुत सारे अलग अलग भी फंड होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये हाई से लो रिस्क तक का इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम यहाँ से चर्चा कर दें कि म्यूचुअल फंड का पैसा चूंकि आपको शेयर मार्केट में जाता है, मनी मार्केट में जाता है, तो डायरेक्टली अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर वेरी हाई रिस्क हो सकता है। इसका मतलब है कहीं हम्म, ना कहीं म्यूचुअल फंड आपको थोड़ा सा रिस्क को कम करता है। तो यहाँ पे आपको अगर दोनों ऑप्शन में सिलेक्ट करना हो तो मीडियम रिस्क को आप सेलेक्ट कीजिएगा, हाई रिस्क को नहीं। समझ में आ रहा है ना। जी। हाँ, तो इसलिए तो पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाई सर, हाई रिस्क किस केस में होगा फिर? हाई रिस्क स्पेशली इक्विटी के केस में होगा। तो यहाँ पे अच्छा। इक्विटी नहीं ना लिखा है, म्यूचुअल अच्छा। फंड में तो कम से कम 10 टाइप का फंड होता है ना। हाँ, हाँ। अब एक फंड को लेकर आप उसका क्या कहते हैं डिफिनीशन तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि अच्छा। म्यूचुअल फंड जो है, एक वर्ड आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन अभी आपको कुछ ये वर्ड आपको मिलेगा। मिटिगेशन का मतलब जी। होता है कि रिस्क को लो करना, रिस्क को क्या करना, लो करना। हम्म, मिटिगेशन का मतलब होता है रिस्क को लो करना। तो रिस्क, तो म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो इज द प्रोसेस ऑफ लोअरिंग द रिस्क। म्यूचुअल फंड का डिफिनेशन ही यही है कि आप म्यूचुअल फंड में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि म्यूचुअल म्यूचुअल फंड में इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि उसको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है। अब वो जो है थोड़ा सा हाई रिटर्न, एफडी से थोड़ा सा ऊपर उठना चाहता है, हाई रिटर्न लेना चाहता है। बट शेयर में वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करता है शेयर मार्केट में, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड में वो करना चाहता है।
म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक्चुअली एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जिसमें एक फंड मैनेजर होता है और वो आपके बदले में फंड को मैनेज कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उसके पास ढेर सारा नॉलेज है। समझ में आ रही है ना? जी इसीलिए यहाँ पे जी मीडियम रिस्क को आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप जो है वो सेफ मोड में, मीडियम रिस्क में सब आ जाता है। जी जीरो रिस्क तो होगा नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा, एकदम से याद रखिए। आप बोलेगा चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी है। अच्छा, एक वर्ड नोट कीजिए, सिक्योरिटीज। जी सिक्योरिटीज का मतलब जानते हैं क्या होता है? सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसका ट्रेडिंग होता, उसी को आप सिक्योरिटीज कहेंगे। जिसका ट्रेडिंग होता होगा, अब ट्रेडिंग कहाँ होगा? तो मार्केट में ही होगा। ट्रेडिंग जो होगा वो मार्केट में ही होगा। तो वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसका ट्रेडिंग होता हो, ट्रेडिंग कहाँ पे होगा? तो ऑफ कोर्स ये आपको मार्केट मार्केट में ही होगा। कभी भी आप एफडी को सिक्योरिटीज नहीं कह सकते, फिक्स डिपॉजिट को कभी भी आप सिक्योरिटीज नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना? कभी भी सेविंग नहीं अकाउंट कर को आप सकते। सिक्योरिटीज नहीं कह सकते हैं। कभी आरडी को आप सिक्योरिटीज नहीं कह सकते हैं। कभी सुकन्या समृद्धि योजना को आप सिक्योरिटीज नहीं कह सकते हैं। कभी भी आप केवीपी को, किसान विकास पत्र, जो पैसा डबल हो जाता है, पोस्ट ऑफिस का स्कीम है, इसको सिक्योरिटीज नहीं कह सकते हैं। कभी भी आप पीपीएफ को सिक्योरिटीज नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये सारे फिक्स रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट है और इस किसी का भी ट्रेडिंग मार्केट में नहीं होता है। तो सिक्योरिटीज वाले कौन जी इंस्ट्रूमेंट होते हैं? तो जनरली जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं एंड प्लस कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिक्योरिटी की कैटेगरी में आता है। समझ में आ रहा है ना? जी सर। हाँ, इसी का इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज की कैटेगरी में आ रहा है। तो एक तो आप ये वर्ड नोट कर लीजिए कि सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि जिसका ट्रेडिंग मार्केट में होता है। चलिए धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे। जी डेली वोल्टालिटी ऑफ ए स्टॉक इज 1%। व्हाट इज 100 days वोल्टालिटी अप्रोक्सीमेटली? ठीक है ना? डेली वोल्टालिटी ऑफ द स्टॉक इज, अगर 1% है तो इसका क्वेश्चन आता है, इसका एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला आता है, उसको आप नोट कर सकते हैं कि जो डेली जी डेली जो वोल्टालिटी होता है, डी भी आप कह सकते हैं, और फिर रूट अंडर नंबर ऑफ डेज होता है, नंबर ऑफ डेज होता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है डेली वोल्टालिटी 1% है, तो ये 1% हो गया, और रूट अंडर क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है? तो रूट अंडर 10 मतलब 9 है, 9 का क्या होता है? 3 होता है ना? जी तो 3 थ्री पॉइंट्स होते हैं। 3 पॉइंट समथिंग होगा, मान लेते हैं 3.1 होता है, मान लेते हैं जी 3.1 होता है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? 3%। 3%। कहीं कोई प्रॉब्लम? हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो इसको, ये छोटा सा कैलकुलेशन है कि वोल्टालिटी का मतलब क्या होता है। पहले तो ये आपको बतला दें, वोल्टालिटी का मतलब क्या होता है। वोल्टालिटी का मतलब होता है अप एंड डाउन। इसका मतलब क्या होता है? अप एंड डाउन। अप एंड डाउन मतलब ये। अब जैसे कि दो ग्राफ, आज तो हम और भी चीज बतलाएंगे। दो ग्राफ यहाँ पे हम बनाते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न को हम लोग फिक्स रिटर्न के नाम से भी जानते हैं। फिक्स रिटर्न होगा तभी कांस्टेंट होगा, नहीं समझे? जी जी हाँ, फिक्स्ड होगा तभी कांस्टेंट होगा। फिक्स्ड आरओआई, जैसे कि वो सारे चीज है, एफडी, आरडी, आपका पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब फिक्स रिटर्न वाले प्रोडक्ट है। तो इसका कभी भी जो ग्राफ होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जो मेरा एक्स एक्सिस है एंड जो मेरा वाई एक्सिस है, तो ये जितना भी ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक बराबर दूरी तय करेगा। एंड जो वेरिएबल वाला जो ग्राफ होगा, वेरिएबल वाला जो ग्राफ होगा, ये ऑलवेज अप एंड डाउन के कैटेगरी में होगा, मतलब वोल्टालिटी होगा।
अब ये अलग बात है कि जो लोअर वोलेटिलिटी का जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज होगा, उसमें कम वेरिएबल होगा, इस टाइप का होगा। जो मीडियम टाइप का होगा वो उसमें इससे ज्यादा होगा, एंड जो हाई होगा वो और भी ज्यादा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए शेयर का दिखलाते हैं, तो चलते हैं साइट पे। एग्जाम्पल के लिए आपको कोई मान लेते हैं कि टाटा शेयर का दिखलाते हैं, टाटा स्टील। तो देख रहे हैं ये आज का जो है, हालांकि आज तो सैटरडे है, मतलब ये कल का होगा। कल का मार्केट देख रहे हैं ना, अप एंड डाउन हो रहा है कि नहीं? जी। हाँ, 5 दिन का देखिएगा तो देखिए अप एंड डाउन और भी हो रहा है। 1 मंथ का लास्ट देखिएगा तो ये और भी अप एंड डाउन हो रहा है। 6 मंथ का देखिए तो ग्राफ देखिए कैसा नजर आएगा। हम्म, लेकिन जो कांस्टेंट वाले इंस्ट्रूमेंट का आप देखेंगे ग्राफ, वो एक्स एक्सिस से क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल। हाँ, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि आप तो हम लोग वोलेटिलिटी तो जब आप पूरा का पूरा मार्केट रिस्क पढ़ेंगे तो उसमें हर एक वर्ड के बाद हर एक सेंटेंस में आपको वोलेटिलिटी मिलेगा। तो ये जो वोलेटिलिटी है, इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और जो मार्केट रिलेटेड जितना भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो सारे क्या होगा, वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट होगा, वोलेटिलिटी वाला इंस्ट्रूमेंट होगा, अप एंड डाउन वाला ही होगा। अब वो ज्यादा अप एंड डाउन है, मीडियम है या लो है, ये डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार का सिक्योरिटीज है। ठीक है ना? तो अगर डेली वोलेटिलिटी अगर 1% है, 1% डेली वोलेटिलिटी, तो सिंपली हम लोग ये एक ग्राफ समझ सकते हैं। इतना तो हम लोग को मालूम ही है कि ऊपर में 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3, इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। नीचे में -1 होगा, यहाँ पर -2 होगा। इसका मतलब है कि ये 1 से लेकर यहाँ निगेटिव इस तरह का जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, जी। +1% अप एंड डाउन हो रहा है। अब पूछ रहा है कि अगर डेली +1% अप एंड डाउन है, तो 10 डेज का आप क्या हो सकता है? तो आपने यहाँ पर निकाल के बता दिया कि इसका आंसर आपका 3 होगा। उसी प्रकार से अगर 1 साल का बोले तो क्या होगा? 365 365 हो का। जाएगा, का आप जो भी स्क्वायर रूट आएगा वो आप हम्म, निकाल लीजिएगा। अब कभी कभी बोलता है कि 1 मंथ का बतलाइए, कभी कभी इसी क्वेश्चन में इसलिए बतलाएगा मतलब। 1 मंथ का बतलाइए, लेकिन एक लाइन और ऐड कर देता है कि जो वर्किंग डेज है, जो वर्किंग ओके। डेज है, वर्किंग डेज का मतलब सिंपली हुआ जो ट्रेडिंग डेज है। अभी 5 डेज। आपने, हाँ हाँ, अभी आपने सुना होगा ट्रेडिंग डेज के नाम पे, मुझे याद आ गया कि अभी एक 1 फरवरी को, फर्स्ट जो है फेब को, आपको शायद संडे है क्या, चेक फर्स्ट कीजिए तो। है। 1 फरवरी को संडे है क्या, चेक कीजिए तो, संडे है ना? जी। तो जो मार्केट ओपन होता है जनरली, जो शेयर मार्केट जो ओपन होता है, वो आपका मंडे टू फ्राइडे होता है। सैटरडे संडे मार्केट आपका बंद रहता है, आरबीआई भी बंद रहती है। ठीक है ना? लेकिन जी। हाँ, लेकिन सेबी ने बोला है और एनएससी बीएससी ने भी बोला है कि 1 फरवरी को हम लोग इस बार मार्केट ओपन रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसी दिन हम लोग का जो है ना, फिनेंस मिनिस्टर बजट अनाउंसमेंट बजट करेंगे। पे। तो बजट अनाउंसमेंट करेंगे और जो वो देखेंगे कि इसका जो बजट जो होगा उसका असर मार्केट पे क्या होता है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो मार्केट ही सब कुछ है। ये जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट वाले हैं, ये सिर्फ जनरल पीपल के लिए है कि वो, उनको समझ में कुछ नहीं आता है, जाके वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जो भी बैंक है, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी जिनके पास बड़ा पैसा है इन्वेस्टमेंट करने का, वो मार्केट की तरफ ही जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो अगर ये हो जाए कि वर्किंग डेज, इसमें 1 मंथ बोले कि 1 मंथ का वोलेटिलिटी निकालिए, और ये लिख दे कि वर्किंग डेज जो है 25 डेज है, क्योंकि सारे दिन तो वर्किंग डेज नहीं ना रहेगा, 4 तो आपका रहेगा, तो बोल देगा 25 डेज है, तो आपका रूट अंडर क्या हो जाएगा, 25। 25। तो यहाँ निकालना आसान है, 5 5%। बाहर बाहर निकल जाएगा, और जो भी डेली वोलेटिलिटी होगा उसे मल्टीपल कीजिएगा, आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो है, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि 9 के बराबर आता है ये क्वेश्चन नहीं आता है।
लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग जगहों पे हो सकता है, बड़े क्वेश्चन में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, सीख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट। जीरो रिस्क, तो जीरो रिस्क किस में होगा? जो भी आपका जिसका ROI जो है वो फिक्स होगा। ये एकदम गांठ बांध लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए कि जीरो रिस्क उसी का होगा जिसका ROI क्या होगा? फिक्स होगा। अच्छा। जो मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है, चाहे वो कितना भी सिक्योर क्यों ना हो, सिक्योर क्यों ना, ये ये जीरो जीरो रिस्क होने का सवाल ही नहीं है। जीरो रिस्क होने का सवाल ही नहीं है, एकदम गांठ मान लीजिए। भले ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही क्यों ना हो, बट ये जीरो रिस्क नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? जीरो रिस्क जी। वाला कौन होगा? जिसका ROI फिक्स होगा, वही जीरो रिस्क वाला होगा। जिसका जिसका जिसमें नो वोलेटिलिटी होगा, जिसका ये कांस्टेंट होगा एक्स एक्सिस के। जैसे कि FD हुआ, RD हुआ, सुकन्या समृद्धि योजना हुआ, PPF हुआ, जो भी आप ये रख लीजिए। तो इसमें बोला कि जीरो रिस्क वाले कौन सा है इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है? इक्विटी तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही हाई खतरनाक रिस्क। टाइप का है, हाई रिस्क है। बैलेंस म्यूचुअल फंड तो बिल्कुल नहीं है, मैंने म्यूचुअल फंड तो है ये नहीं है। वो चाहे बैलेंस हो, चाहे डेप्ट हो या लिक्विडिटी हो या जो भी हो, म्यूचुअल फंड जीरो रिस्क वाले नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर FD रहता, नन ऑफ द एबव की जगह FD वगैरह रहता, तो आप कह सकते थे कि जीरो रिस्क इसमें है। ठीक है, ए ए बैंक A bank funds its assets from a pool of composite liability। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो बैंक का डिफिनीशन है, यहाँ से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और इसका लोन एंड इन्वेस्टमेंट करता है। तो जब भी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट जो कमेटी होता है, ALM कमेटी होती है बैंक की, वो किसी किसी खास डिपॉजिटर का पैसा का बात नहीं करती है, वो अवेलेबल फंड की बात करती है। समझ में आ रहा है ना? अवेलेबल अच्छा। फंड की बात करती है कि डिपॉजिटर का कितना पैसा अभी मेरे पास है, कि उसका हम लोन देंगे कि इन्वेस्टमेंट करेंगे। अवेलेबल फंड की बात करेंगे। तो जब आप डिपॉजिटर के फंड का आप काम करेंगे, अवेलेबल फंड का बात करेंगे, और जो अवेलेबल फंड है वो हर एक दिन अप एंड डाउन आता रहता है, कमिंग एंड गो आउट होता रहता है। डिपॉजिटर डिपॉजिट करते हैं, उस दिन पैसा निकालते भी हैं, आप इवनिंग टाइम में जो है वो फिर आप मेंटेन करते हैं कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो जब भी इस टाइप का सेंटेंस हो, समझ में आ रहा है ना कि ये बैंक फंड इट्स एसेट्स, क्योंकि जो आपका डिपॉजिट है वो क्या है? वो आपका लायबिलिटी है। एंड यस। जो आपका ये है, ये क्या है? एसेट है। दोनों लोन एंड इन्वेस्टमेंट क्या है? आपका एसेट है। तो दोनों का जब कंपेयर करने के लिए बात करें कि ये बैंक फंड्स इस एसेट फ्रॉम ए पूल ऑफ कंपोजिट लायबिलिटी। कंपोजिट लायबिलिटी का मतलब सबको मिला के जो लायबिलिटी आया है, अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशन रिस्क। तो आप तो समझ गए कि अगर सबकी बात करेंगे तो क्रेडिट एंड ऑपरेशन रिस्क तो आएगा ही, इसमें और कौन कौन सा रिस्क रहेगा, तो आप एकदम से बेसिस रिस्क समझ में आएगा ही। तो उसको हम लोग बेसिस रिस्क, क्योंकि डेली का डेली ये अपडेट होगा। तो जब डेली अपडेशन की बात आएगी, समझ में आ रहा है ना? किसी एक खास दिन की बात नहीं है, डेली का डेली अपडेशन की बात है। तो यहाँ पे 8 का क्या हो जाएगा? बेसिस रिस्क ए। अच्छा सर, ये पिछला वाला क्वेश्चन में हम्म, इसमें मार्केट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क ये सब नहीं, क्यों नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, मार्केट रिस्क लिक्विडिटी रिस्क आएगा चाहे नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना? मार्केट रिस्क इसलिए क्योंकि क्योंकि वो हो सकता है चर्चा करे कि जो डिपॉजिटर का पैसा है वो लोन में गया है, इन्वेस्टमेंट को तत्काल वो इग्नोर कर रहा है। क्योंकि एक क्वेश्चन में
वो कितना इन्फॉर्मेशन दिया है, इसी से ना आप कंक्लूजन ड्रॉ कीजिएगा, विड्रॉ कीजिएगा। तो इसमें ओके। हाँ, क्योंकि इसमें ये नहीं लिख रहा है कि जो आपका एसेट वाला पार्ट है वो लोन वाला है कि इन्वेस्टमेंट वाला है कि बोथ है। तो वो खुद ही बोल रहा है कि इसमें क्रेडिट रिस्क है, तो क्रेडिट रिस्क है तो लोन वाला पार्ट है। अब ये इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, ले रहा है कि नहीं, ये आप कैसे डिसाइड कीजिएगा। तो इसीलिए मार्केट रिस्क वाला सेंटेंस नहीं है, तो आप मार्केट रिस्क नहीं लीजिएगा। अब यहाँ पे ये हो गया कि जो ऑपरेशनल रिस्क है ये तो बाय डिफॉल्ट होता है, तो वो ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क को खुद लिख दिया है तो ठीक है, नहीं है तभी है। समझ में आ रहा है ना। मिसमैच रिस्क तब हम लोग लेते हैं, याद रखिए, मिसमैच रिस्क हम लोग तब लेते हैं। मिसमैच मतलब किसी एक डिपॉजिटर के पैसा को, जैसे कोई एक डिपॉजिटर 10 साल के लिए एफडी किया और उसके पैसा का आप लोन दिए या इन्वेस्टमेंट किए। अब मान लेते हैं कि आप ये जो है ये 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और आपने लोन दे दिया 3 साल के लिए, तो क्या मिसमैच होगा कि नहीं। पैसा आएगा नहीं, लेकिन वो पैसा मांगने लगेगा, तो मिसमैच तो होगा ना। तो जब मिसमैच वाला हम लोग तब यूज करते हैं जब सिंगल डिपॉजिट के लिए हम लोग यूज करते हैं। बेसिस रिस्क के हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग कंपोजिट डिपॉजिट के लिए करते हैं, या कंपोजिट कंपोजिट एसेट को कंपोजिट लायबिलिटी से हम लोग कंपेयर करते हैं। समझ में आ रहा है ना। जी इसीलिए सर। बेसिस रिस्क 100% होगा, मार्केट रिस्क का कहीं कोई अता पता नहीं है। मिसमैच रिस्क तो सिंगल डिपॉजिट के लिए है, और लिक्विडिटी रिस्क जो है ये है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ना आप दीजिएगा, ये बोल रहा है कि कंपोजिट लायबिलिटी, कंपोजिट एसेट को आप कैसे देखते हैं। तो ये बेसिस रिस्क की तरफ इशारा हो रहा है, समझ रहे हैं ना। ये सेंटेंस से कहीं नहीं मालूम चल रहा है कि पैसा की कमी है। पैसा की कमी होगी तब ना आप लिक्विडिटी रिस्क की तरफ जाइएगा। नहीं क्लियर हुआ। जी जी। हाँ, तो क्वेश्चन बनाते बनाते ये समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए कि ब्रांच जो है सैंक्शन किया है, सैंक्शन किया है, अभी पैसा दिया नहीं है, केवल सैंक्शन किया है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, पैसा अभी दिया नहीं है, केवल सैंक्शन किया है। संजय जी आज लेट कर दिए हैं। सर ट्रेन में है सर। अच्छा ट्रेन में है। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन से हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन तो आप बनाए नहीं, देखिएगा नहीं इसका। देखता है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अब ब्रांच सैंक्शन 1 करोड़ लोन, 1 करोड़ लोन जो है कोई बैंक है, आपको 1 CR लोन सैंक्शन किया है, मान लेते हैं मिस्टर एक्स को सैंक्शन केवल किया है, अभी रिलीज नहीं किया है। टू ए बॉर्बर विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क द ब्रांच इज टेकिंग। तो इसमें ये बोल रहा है कि ब्रांच जो है इसमें से कौन कौन सा रिस्क ले रही है, कौन कौन सा रिस्क ले रही है। तो सबसे पहला है कि लोन से रिलेटेड जितना भी रिस्क है, क्योंकि लोन वाला है ना, लोन से रिलेटेड जितना भी रिस्क है वो आप लगा दीजिए। तो क्रेडिट रिस्क तो ले रही है ना, ऑपरेशन रिस्क तो हो जाएगा ना बाय डिफॉल्ट, ऑपरेशन रिस्क तो सब जगह आता है। अब लोन में क्या मार्केट रिस्क आता है क्या। नहीं, मार्केट रिस्क नहीं है। लोन में तो मार्केट रिस्क कहीं नहीं आता है, तो तीसरा तो नहीं होगा। सही की गलत। जी सर, तीसरा नहीं होगा, मार्केट वाला नहीं पहला होगा कि नहीं। होगा। लोन लिक्विडिटी, हाँ, पहला आएगा। हाँ, क्योंकि लिख रहा है कि सैंक्शन हुआ है, रिलीज हुआ है कि नहीं। हो सकता है कि रात में सैंक्शन हुआ हो और सुबह तक बैंक को पैसा की कमी हो गया हो। इसीलिए सैंक्शन में एंड रिलीज में फर्क होता है। अगर ये रिलीज लिख देता तब के लिए, मतलब अब सीआईबी का आप एग्जाम देने जा रहे हैं और सीआईबी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर एक वर्डिंग पे हम लोग को ध्यान देना होगा कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है। तो यहाँ केवल सैंक्शन लिखा हुआ है, रिलीज नहीं लिखा हुआ है। और हो सकता है कि जब रिलीज का टाइम आए तब उसमें बहुत सा चीज हो सकता है। तो लिक्विडिटी रिस्क तो होगा,
ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, चौथा हो जाएगा एंड पांचवा हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट रिस्क तो नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इसलिए नहीं होगा कि मार्केट रिस्क नहीं होगा, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क कहाँ से होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। जी सर। हाँ, मार्केट रिस्क नहीं होगा तो इंटरेस्ट रेट नहीं होगा, लेकिन क्या क्या होगा, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। पहला, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। इसका आंसर सी होना चाहिए। क्लियर। यस सर। ठीक है। देखिए मिटिगेशन आ गया। आपको हम बोल ही रहे थे कि मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब क्या होता है, रिस्क को लो करना, कम कम। कम करना, यही मिटिगेशन का मतलब होता है। अब यहाँ पे एक चीज और बता दें कि जैसे कि मान लेते हैं कि आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप हाई रिस्क वियर करते हैं, हाई रिस्क जो है उठाते हैं। शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हाई रिस्क उठाते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं। अब लोग जो है ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो और म्यूचुअल फंड का भी पैसा जो है शेयर मार्केट में लार्जली जाता है, ज्यादा तो ज्यादा पैसा उधर ही जाता है। ठीक है ना, इक्विटी मार्केट में आप मान लीजिए कि हम शेयर में इन्वेस्ट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर हमको एफडी से कम पैसा मिले तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये बताइए। नहीं तो सर। एफडी में ही इन्वेस्टमेंट क्यों ना करेंगे। हाँ। एफडी में इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो लगभग 7%, 8%, 7.5% मिल जाता है, 7% मानिए। तो जब तक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, जब आपको अगर 11-12% कम से कम नहीं मिलेगा, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट क्यों कीजिएगा। बात बात समझ में आ रहा है ना। जी तो जी। इसका मत और शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क आपको उठाना पड़ता है। तो शेयर में आप इसलिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं कि यहाँ पे ढेर सारा आपको नॉलेज चाहिए, ढेर सारा रिस्क चाहिए, नॉलेज चाहिए, प्लस टाइम चाहिए। इस पे आगे भी चर्चा चलेगी। तब जो है आप म्यूचुअल फंड का रास्ता देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर आपके बदले में टाइम दे रहा है, उसके पास नॉलेज भी है और जो है वो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी है, ये सारा चीज उसके पास है, सब सब कुछ उसके पास है। तो आप जो है थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, मिटिगेशन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो मान लेते हैं जी। कि अगर डायरेक्टली आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास टाइम भी है, नॉलेज भी है एंड हाई रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी है, मतलब ज्यादा कैपिटल है, पैसा वाला आदमी है, तो आपको म्यूचुअल फंड की जरूरत नहीं है। तो म्यूचुअल फंड एक्चुअली आपका जो अर्निंग है उसको लो करता है, बट थोड़ा सिक्योर भी करता है। तो एक बात को ध्यान रखिए कि हमने अभी आपको बतलाया है कि जो मार्केट होता है, मार्केट में वोलेटिलिटी होता है, वेरिएबिलिटी होती है इस टाइप का। तो ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अपर, अपसाइड, जो यहाँ पे लिखा है अपसाइड पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि हो सकता है, ठीक है ना। तो अपसाइड पोटेंशियल, और ये क्या हो गया, डाउनसाइड पोटेंशियल, डाउनसाइड पोटेंशियल, डाउनसाइड वेरिएबिलिटी, डाउनसाइड पोटेंशियल। तो जब भी आप मिटिगेशन की तरफ जाते हैं, ऐसा मिटिगेशन, अब यहाँ पर एक चीज और नोट कीजिए कि आपके पास 4 रिस्क है, ठीक है ना। क्रेडिट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, या और भी इसके सब रिस्क है। तो जब भी आप कोई ऐसा मेथड लगा के, ऐसा कोई उपाय करके रिस्क को कम करेंगे, रिस्क को मिटिगेशन करेंगे, तो एक्चुअल में आप दोनों काम कर रहे हैं, रिड्यूसिंग डाउनसाइड वेरिएबिलिटी एंड रिड्यूसिंग अपसाइड। मतलब जितना हमको अगर डायरेक्टली हम शेयर में इन्वेस्टमेंट करते जितना फायदा हो सकता था, उतना फायदा तो मुझे म्यूचुअल फंड में ना मिलेगा, ये बात क्लियर है। लेकिन थोड़ा सा मेरा पैसा क्या है, सेफ हैंड में रहेगा। तो हमने अपर वाला भी आपको थोड़ा सा कम किया और लोअर वाला भी कम किया, कि जितना हमको नुकसान हो सकता था
उतना तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, उतना तो नुकसान नहीं होगा। इसलिए हमने नीचे वाले को भी रोक दिया एंड ऊपर वाले को भी रोक दिया। हमको जितना फायदा होना चाहिए था उतना फायदा हमको म्यूचुअल फंड से मिल जाएगा, दैट्स ऑल, लॉन्ग टर्म में। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट शुड बी करेक्ट। जब भी रिस्क को आप मिटिगेट करेंगे तो यू शुड रिड्यूस योर अपसाइड पोटेंशियल, सेम टाइम रिड्यूस योर डाउनसाइड पोटेंशियल। समझ में आ रहा है ना, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हाँ, तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसका आंसर ए हो जाएगा, 10वां का ए। फाइनेंशियल रिस्क इज डिफाइंड एज, फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क का मतलब हुआ जो भी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड है। तो मार्केट क्या है, अनसर्टेनिटीज है। तो उसमें आप अनसर्टेनिटीज रिजल्टिंग इन एडवर्स वेरिएशंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और आउटराइट लॉसेस, ये हम आज भी बतलाने वाले हैं कि जब मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो अपसाइड एंड डाउनसाइड दोनों को मिटिगेट होगा, दोनों वेरिएबिलिटी कम होगा। तो अपसाइड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट को भी थोड़ा सा घटा लीजिएगा एंड लॉस को भी थोड़ा सा कम लॉस होगा। तो इसी बात को लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज का पढ़िएगा ना तो आज का और भी, आज के बाद आप फिर से एक बार क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको लगेगा कि हाँ चलो कुछ और कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक बार में सब कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। स्ट्रेटजिक रिस्क, ये क्वेश्चन तो आप बना लिए होंगे ना, क्योंकि हमने आपको दिखलाया था कि 4 मेन रिस्क होता है, उसके बाद से अदर आप में आपका 2 रिस्क आता है। एक आपका स्ट्रेटजिक रिस्क और दूसरा रेपुटेशन रिस्क। याद आ रहा है? जी जी। हाँ, तो स्ट्रेटजिक रिस्क जो है वो आपको अदर में आएगा। ये इंटरेस्ट रेट रिस्क का पार्ट नहीं है, ऑपरेशन रिस्क का पार्ट नहीं है, ना ही लिक्विडिटी रिस्क का पार्ट है। ये आपका अदर रिस्क में है। तो अदर रिस्क कैसा है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। एबव। हाँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट आप क्यों करते हैं, क्योंकि हाथ में पैसा हो इसलिए आप लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं। तो लिक्विडिटी को मैनेजमेंट आप इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी करते हैं और इंश्योर लिक्विडिटी बोथ के लिए करते हैं, आइदर के लिए नहीं। आइदर का मतलब है या तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए करते हैं या लिक्विडिटी नहीं है, सबके लिए करते हैं, दोनों के लिए करते हैं। तो 13 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बैंक्स नीड लिक्विडिटी टू, बैंक को लिक्विडिटी क्यों चाहिए, तो मिड डिपॉजिट विड्रॉल, मतलब जो डिपॉजिटर है वो पैसा आपसे लेने के लिए आए तो आप इनकार न कर पाए, उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो इसके लिए चाहिए। तो ठीक है, ये सही है। और दूसरा बात है कि लोन देने के लिए भी आपके पास पैसा चाहिए। अभी देख रहे थे ना कि 1 करोड़ लोन सैंक्शन हुआ है बट वो रिलीज नहीं हुआ है। तो अगर आपके पास लिक्विडिटी एनफ नहीं होगा तो फिर लिक्विडिटी रिस्क हो जाएगा, फिर आप रोक दीजिएगा लोन। इसलिए दोनों के लिए चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन आरबीआई बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है ये आपको मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है, मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। और जो भी मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट होगा वो जीरो रिस्क नहीं होगा, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। जो भी मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट होगा वो जीरो रिस्क नहीं होगा, भले ही वो आरबीआई का क्यों ना हो, भले ही वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्यों नहीं हो या किसी का क्यों ना हो, जीरो रिस्क वाला नहीं होगा। जीरो रिस्क एंड सिक्योर रिस्क, ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सिक्योर रिस्क मतलब सिक्योर इंस्ट्रूमेंट, सिक्योर रिस्क नहीं बोला जाता है, सिक्योर इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। अब जैसे जैसे पढ़िएगा वैसे वैसे इसका वर्डिंग भी आपको हो जाएगा। सिक्योर इन्वेस्टमेंट बोला जाता है या सिक्योर सिक्योरिटीज बोला जाता है। सिक्योर इंस्ट्रूमेंट, सिक्योर सिक्योरिटीज बोलिए, सिक्योर इन्वेस्टमेंट बोलिए, जो भी बोलिए। तो सिक्योर का मतलब ये है कि पैसा आपका डूबेगा नहीं। हम मान लीजिए कि आप किसी कंपनी का बॉन्ड लिए, मान लेते हैं किसी कंपनी का आप बॉन्ड लिए, अब कंपनी अगर नहीं रहे
वही अगर बर्बाद हो जाए, वही बैंकरप्ट हो जाए, तो आपका बॉन्ड तो डूब ही जाएगा ना। तो ये क्या हुआ, ये अनसिक्योर बॉन्ड हो गया। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर बॉन्ड है या कोई आरबीआई का बॉन्ड है, तो कम से कम ये डूबेगी तो नहीं ना, The best feeling. ये डूबेगी नहीं, तो अनसिक्योर तो नहीं है। बट रिस्क की बात करेंगे तो कम बेसी पैसा मिल सकता है, क्योंकि मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ये आपको जो है थोड़ा सा भरमाने के लिए, कि आरबीआई बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 6.5% अगर इंटरेस्ट रेट दे दिया है, तो आप एकदम जीरो रिस्क पे मार दीजिए और गलत कर लीजिए। इसके लिए जो है वो आपको भरमा दिया है, ठीक है ना। तो इसलिए जीरो रिस्क पे नहीं होगा, इसको आप लोअर रिस्क पे कीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो पे आरबीआई का कर दिया है। तो आरबीआई जो है सिक्योर आपका इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल, मतलब जो 3 फाइनेंशियल पिलर है उसका ये सरताज है। एक अच्छा सर, आरबीआई है। इसमें हाँ एक चीज पूछना था। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% कर दिया है, हाँ। तो उसके बाद भी रिस्क है कि 6.5% मिलेगा ही? तो इस केस में क्या होगा? 6.5% जो रेट जो किया है, वो आपको हर एक साल वो देगा, लेकिन बॉन्ड का तो खरीद बिक्री होगा ना मार्केट में। तो ये बॉन्ड कभी भी एफडी थोड़े होता है, बॉन्ड एफडी नहीं होता है। ये फिक्स हाँ, जो डिपॉजिट है, इसका खरीद बिक्री होता है, नहीं इसका नहीं नहीं होता। होता है। तो इसीलिए अगर इस पे अगर 6.5% इंटरेस्ट है, तो ये आपको मिलेगा। ओके। लेकिन चूंकि बॉन्ड का मार्केट में खरीद बिक्री होता है, इसीलिए एक जो होता है वो बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट के चलते पैसा मिलता है, और दूसरा मार्केट में जो खरीद बिक्री होता है उसके चलते पैसा मिलता है। अब सारा एक क्लास में तो नहीं समझा सकते हैं, बॉन्ड को हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कि बॉन्ड पे 2 तरह का रेट होता है। एक जो जिसका बॉन्ड है वो जो देती है, और दूसरा उसको जो मार्केट देता है। तो ये तो हमने सिक्योर कर लिया, लेकिन मार्केट वाला जो हम बोल रहे हैं वो तो सिक्योर नहीं हो पाएगा ना। जी जी सर। उसी के चलते अब चूंकि सरकारी बॉन्ड है, तो आप लोअर कर सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं कर सकते हैं। What did I do? ठीक है। ठीक है सर। But painting is the द mouse. की ड्राइवर इन मैनेजिंग अ बिजनेस इज सीकिंग इनहांस्ड इन। आपको कहाँ से मिला? ठीक है ना। आपकी तरफ से जो आवाज आ रहा है थोड़ा सा, आदित्य जी थोड़ा सा, हाँ समझा रहे हैं। द की ड्राइवर इन, क्योंकि देखिए आवाज आ रहा है तो हमको कोई खास फर्क नहीं है। रिकॉर्डिंग में दिक्कत है तो आपको कल होकर आप ही भी सुनिए कि सर ने वो पार्टिकुलर क्वेश्चन कैसे डील किया था, तो मे बी प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं हो पाएगा। चलिए। द की ड्राइवर इन मैनेजिंग अ बिजनेस इज सीकिंग इन्हांसमेंट इन। तो बिजनेस को जब आप मैनेज करने के लिए जाइएगा, तो आपको क्या क्या स्किल चाहिए, किस किस चीज को आपको बढ़ाना होगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, ठीक है ना। सारे लोग अगर रिस्क बियरिंग कैपेसिटी जिनके पास होती, तो सारे लोग कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर लेते हैं। बहुत लोग के पास पैसा होता है, फिर भी वो कैपिटल मार्केट की तरफ नहीं देखते हैं, या मार्केट की तरफ नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास रिस्क बियरिंग कैपेसिटी नहीं होती है। इसीलिए आपके पास रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। कैपेबिलिटी का मतलब कि आपके पास जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके वो सक्षम है मार्केट का जो रिस्क है उसको झेलने के लिए, मतलब उसको मैनेज करने के लिए। तो की ड्राइवर में ये आएगा। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल का मतलब ये हुआ कि जब भी बैंक के जो ट्रेजरी मैनेजमेंट है वो बहुत जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मे भी हो सकता है कुछ जगह से उनको कम रिस्क मिले, मे भी उनको कुछ जगह से कम रिटर्न मिले, बट हो सकता है कि कुछ जगह से उनको ज़्यादा रिटर्न मिले। मतलब ओवरऑल, और अगर हम लोग पोर्टफोलियो का रिटर्न अगर चेक करें, तो ये मेरा प्रॉफिटेबिलिटी ही होनी चाहिए, तभी तो काम कर पाएगा बैंक ना। तो ये उनके पास बेरिंग कैपेसिटी होती है। तो ये तीनों स्किल रिस्क मैनेजमेंट के पास होना चाहिए, बिजनेस के पास ये तीनों होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेट हेल्ड इन ट्रेडिंग बुक। ट्रेडिंग बुक, तो दो तरह का बुक हमने आपको बतलाया था, एक आपका बैंकिंग बुक बतलाए थे, बैंकिंग बुक, एंड दूसरा यही ट्रेडिंग बुक बतलाए थे। तो जो बैंकिंग बुक है ये आपको दो चीज से मिलकर बनता है, एक एनडीटीएल से मिलके और दूसरा आपका लोन वाला पार्ट से मिलके, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग बुक। ट्रेडिंग बुक में आपका इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट होता है, जो बैंक इन्वेस्टमेंट करती है, जो बैंक का ट्रेजरी डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट करता है। तो जो ट्रेडिंग बुक जो होता है ये, इसका पैसा कहाँ लगता है? मार्केट में लगता है। और मार्केट में अगेन एक चीज को ध्यान रखिएगा, एक तो मार्केट का जो आरओआई होता है ये क्या होगा? वेरिएबल होगा, पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? इसमें जीरो रिस्क वाले कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, जीरो रिस्क वाले कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, लो से लेकर मीडियम हाई होगा बट जीरो रिस्क वाले प्रोडक्ट नहीं होगा। तीसरा होगा कि इसका मैच्योरिटी नहीं होगा, नो मैच्योरिटी, नो मैच्योरिटी, ठीक है ना, नो मैच्योरिटी प्रोडक्ट। 99% केसों में, 99% केसों में, 1% केस में मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट भी होंगे बट 99 केस में नहीं होंगे। अब इसको समझाने का सबसे अच्छा एग्जांपल बतला रहे हैं कि अगर कोई पूछे कि एफडी कितने से कितने दिनों का होता है, एफडी, एफएम लिख दिए, एफडी, एफडी कितने से कितने दिनों का होता है, तो आप क्या बोलेंगे? मिनिमम 7 days, मैक्सिमम 10 years। वेरी गुड, 7 डेज से लेकर 10 ईयर्स तक का होता है। कोई 11 साल का करना चाहे तो हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता, उसको फिर रिन्यूअल करना होगा। जी। ठीक है, आप कोई बोले कि म्यूचुअल फंड कितने दिनों का होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इसका कोई टाइम नहीं है सर, कोई मैक्सिमम टाइम डेज। नहीं है। इसी बात को हम कह रहे थे कि नो मैच्योरिटी। शेयर कितने दिनों का होता है, बॉन्ड कितने दिनों का होता है, समझ में आ रहा है ना? तो ये सब ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसका नो मैच्योरिटी है। अब कुछ का मैच्योरिटी है, जैसे कि मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट का मैच्योरिटी है, तो वो कितना होता है? मार्केट का वो वाला पार्ट जो है बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग 99 लिख दिए, 95 कर लीजिए। इस बात को समझ पाए कि नहीं कि दे आर नॉर्मली नॉट हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी, दे आर नॉर्मली हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी। इस दोनों सेंटेंस में फर्क बुझा रहा है कि दे आर नॉर्मली नॉट हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी वाले नहीं होते, दे आर नॉर्मली हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी तक वाले होते हैं। तो ये भी होगा, मैच्योरिटी वाले होते हैं? नहीं होते, ठीक है ना, इसलिए मैच्योरिटी वाले नहीं होते हैं। एक्यूरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अप्लाइड। अब एक्यूरल सिस्टम क्या होता है? तो आपने शायद जीआईबी में पढ़ा होगा, दो प्रकार का सिस्टम होता है, एक कैश बेसिस होता है एंड एक दूसरा एक्यूरल बेसिस होता है। तो कैश जो बेसिस होता है इसमें केवल कैश में होता है, जैसे कि नगद लेन देन जो जिसको हम लोग कहते हैं नगद लेन देन, तो ये आपका कैश बेसिस होता है, नगद लेन देन जो होता है, ठीक है ना, कैश बेसिस होता है। और रेगुलर बेसिस में क्या होता है? कैश एंड क्रेडिट दोनों होता है। इसको लिख सकते हैं आप अगर नहीं आता है तो, इसलिए बोले ना कि जब आप पढ़ने बैठिएगा तो बहुत सारे ऐसे वर्ड मिलेगा जिसको आपको लिख लेना चाहिए कि हाँ उसको दोहराते रहना चाहिए, तभी तो कंसेप्ट क्लियर होता है। तो एक्रूअल में कैश एंड क्रेडिट दोनों होता है। तो ये जनरली आपको एनडीटीएल पे काम आता है, क्योंकि बैंक लोन देती है तो क्रेडिट बेसिस पे देती है, या जो लोग उधार लेते हैं, जैसे कि दुकान में कोई आप जाइएगा
तो आपको उधार पे सामान मिल जाएगा, मतलब क्रेडिट बेसिस पे सामान मिल जाएगा और कैश पर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों जो है वो काम करेगा, तो उसको एक्विवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहेंगे। तो 99% जो कंपनी है, इसको भी नोट कर लीजिए, एक्विवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को यूज करती है। कैश बेसिस पे यूज करना असंभव वाली बात है। कैश बेसिस पे ये दुकान दुकान ही जो है जो चल सकता है। अब देखिए ना, अमेजन को भी देखिए, अमेजन को भी देखिए, वो सीओडी करती है कि नहीं? सीओडी मतलब कैश ऑन डिलीवरी। तो एक्चुअली वो क्या है, वो भेज दिया आपके पास सामान, और उसके बाद भी अमेजन में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, बहुत सारे ऐसे है कि आप जो है क्रेडिट बेसिस पे ले सकते हैं, ईएमआई पे ले कर सकते हैं। अमेजन खुद ईएमआई देती है, क्योंकि वो जानती है कि इसमें मुझे अर्निंग भी थोड़ा सा हो जाएगा और साथ में मेरा सामान भी बिक जाएगा। तो एक्यूरल बेसिस ऑफ एक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि बोथ कैश एंड क्रेडिट। तो ये किस पे काम करेगा? ये आपको एनडीटीएल एंड लोन पे काम करेगा, और मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट वहीं पे मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अगेन बैंक का डिफिनीशन, बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट। पूरा का पूरा सीआईबी इसी फॉर्मूला पे है, पूरा का पूरा सीआईबी, हर एक लाइन में ये फॉर्मूला का इम्प्लीमेंटेशन है। तो जो डिपॉजिट एंड जो लोन वाला है, इसको लिख लीजिए। जो डिपॉजिट एंड लोन वाला है, इसमें एक तो आपको फिक्स मैच्योरिटी वाला प्रोडक्ट होगा, फिक्स मैच्योरिटी वाला प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। फिक्स मैच्योरिटी मतलब जैसे कि एफडी हुआ, तो आपने बोला कि 7 दिन से 10 साल तक, तो फिक्स मैच्योरिटी वाला हुआ। एफडी हुआ, आरडी हुआ, ये सब फिक्स मैच्योरिटी वाला हुआ। या लोन भी आपने जो दिया, तो आपने ये कह के दिया कि कितना दिन के लिए देना है, इन्फिनाइट ईयर के लिए तो थोड़े दे दिया। क्रेडिट कार्ड के लिए आप नहीं ले सकते, एक आध चीज को आप वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम लार्ज ऑफ बिजनेस आप क्या कर रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। तो फिक्स मैच्योरिटी वाला हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज होगा। सेकंड में जो है एक्रूअल सिस्टम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज होगा। ये किस में? ये बैंकिंग बुक में, बैंकिंग बुक में, ठीक है ना। ट्रेडिंग बुक में जो है, वो जो प्रोडक्ट होगा वो मैच्योरिटी वाले प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि जितना भी प्रोडक्ट होगा मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट होगा, इसीलिए मैच्योरिटी वाला नहीं होगा। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। और दूसरा मार्क टू मार्केट सिस्टम। तो ये जो ये जो मार्क टू मार्केट सिस्टम है, अब इसको अलग से समझाना होगा मुझे, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। मार्क टू मार्केट सिस्टम, राइट। मार्क टू मार्केट, आप अगर ट्रेडिंग करते होंगे तो एमटीएम कहीं पे लिखा भी आपको मिला होगा, एमटीएम। मार्क टू मार्केट सिस्टम क्या है कि मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 100 रुपया में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, 100 रुपया आप लगाते हैं। तो आप क्या सोच के लगाते हैं कि आपको प्रॉफिट मिलेगा? आपने कुछ एनालिसिस किया होगा, मे भी हो सकता है कि आपको 110 रुपया मिल जाएगा, मे बी। तो ये आपने एक्चुअली आपने ये दिमाग में मार्क लगा लिया। अब एक्चुअल जब ट्रेडिंग होने लगेगा, जब मार्केट ओपन होगा, एक्चुअल जब ट्रेडिंग होने लगेगा, तो एग्जैक्ट आपका क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा, ये आपको मालूम है क्या? हो सकता है कि 109 चला जाए, हो सकता है कि 105 चला जाए, हो सकता है कि 112 चला जाए, 111 चला जाए, 115 चला जाए, 120 चला जाए। या फिर मे बी मार्केट घट भी सकता है ना, मे भी हो सकता है कि 99 हो जाए, 98 हो जाए, 95 हो जाए, 90 हो जाए, 85 हो जाए। तभी तो कहा जाता है ना कि मार्केट अप एंड डाउन है। इसी चीज को तो हम लोग कहते हैं कि मार्केट अप एंड डाउन है। तो याद रखिए कि जो भी मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट होता है, इसमें एक वर्ड और ऐड कीजिए। पहला वर्ड आपने क्या किया है कि नो जीरो, नो जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट, पहला जो है आपने वर्ड वर्ड किया है।
समझे ना? नो मैच्योरिटी, नो मैच्योरिटी, और साथ में ये भी वर्ड न्यू कीजिए, एम टू एम। एम टू एम का मतलब क्या होगा कि मार्क टू मार्केट, मतलब हमने जो मार्क किया है अब वो मार्केट से कितना डिफरेंट है ये मालूम चलेगा, जब मार्केट क्लोज होगा तब मालूम चलेगा। इसी को हम लोग मार्क टू मार्केट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जितना भी मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट है वो मार्क टू मार्केट है। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइए। यस सर। हाँ, एफडी जो होगा वो मार्क टू मार्केट नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो फिक्स रिटर्न वाले प्रोडक्ट है, ठीक है ना? सुकन्या समृद्धि योजना जो होगा वो मार्क टू मार्केट नहीं होगा, लेकिन जो म्यूचुअल फंड है वो मार्क टू मार्केट होगा। जो आपको अच्छा, जो आपका यूलिप प्लान है ये आपको मार्क टू मार्केट होगा, यूलिप प्लान, क्योंकि यूलिप प्लान में भी जो पैसा है वो मार्केट में ही जाता है, तो फाइनली फंड कितना मिलेगा ये किसी को नहीं मालूम, वो भी आपका मार्क टू मार्केट होगा। जो आपका एनपीएस है ये भी मार्क टू मार्केट है, क्योंकि इसका पैसा इक्विटी मार्केट में जाता है, शेयर मार्केट में जाता है। आप जब रिटायरमेंट करेंगे तो आपको कितना ग्रॉस आपका एक्यूमुलेटेड एनपीएस होगा ये बताया जाता है क्या? नहीं बताया जाता है। तो वो भी आपका मार्क टू मार्केट है, मतलब मार्केट रिलेटेड जितना भी प्रोडक्ट है वो मार्क टू मार्केट है। तो इसीलिए आपका सी सही है कि मार्क टू मार्केट सिस्टम इज फॉलोड नॉर्मली, दे आर नॉर्मली नॉट हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी। ये क्लियर हुआ क्या? तो ट्रेडिंग बुक में ये दोनों, ट्रेडिंग बुक का ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है, ए एंड सी, जिसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इतना डील करने के बाद हम इसको समझा पाए समझ रहे हैं ना? इसके बाद से 18 18 में क्या है? द लिक्विडिटी रिस्क ऑफ द बैंक्स एराइजेज फ्रॉम, ठीक है? तो जो है रहने देते हैं आज इतना ही, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं।